मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, मुझे हर चक्रव्यूह को तोड़ना आता है। जी हाँ, ये शब्द थे देवेंद्र फडणवीस के, जिन्होंने आज तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के जाने माने लोग उपस्थित थे, जहां फिल्म इंडस्ट्री से शान, संजय दत्त, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह जैसे लोग मौजूद थे, तो वे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी थे, और उद्योग जगत से अडानी, अंबानी, आदित्य बिरला ग्रुप से भी लोग थे। और इस तरह से प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर इस प्रोग्राम में आए थे, जो आजाद मैदान में हुआ। एक भव्य समारोह हुआ, थोड़ा बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, लोगों ने उस चीज का मजा भी लिया। और इस भव्यता के साथ आजाद मैदान में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। और मुख्यमंत्री के साथ ही, देवेंद्र फडणवीस के साथ ही, दो उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ लिया। एक नाथ शिंदे जी, जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और दूसरे अजित पवार जी, जो एनसीपी अजित पवार गुट के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक नाम का उदय हुआ है, जिसे आप आधुनिक चाणक्य भी कह सकते हैं। बीजेपी में एक चाणक्य पहले से हैं, हमारे अमित शाह जी। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने 2019 में कहा था विधानसभा में, जब वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख, किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। और वो आगे लौट कर वापस प्रचंड जीत के साथ भाजपा ने इतिहास में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीती, और महायुति को टोटल 230 से ज्यादा सीटें मिली, जिसमें बीजेपी को 133, शिवसेना शिंदे ग्रुप को 57 और अजित पवार गुट को, एनसीपी को 41 सीटें मिली। उसके साथ ही कई निर्दलीय और छोटे दलों का भी समर्थन उनके पास था। तो अपार बहुमत के साथ देवेंद्र फडणवीस ने एक भव्य समारोह में, आज लग रहा था सितारे जमीन पर उतर आए हैं, क्योंकि आजाद मैदान में ऐसा कोई भी देश का जाना माना व्यक्ति नहीं था जो वहां मौजूद नहीं था। हालांकि विपक्ष के लोग इसमें नहीं शामिल हुए, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें लास्ट मिनट में बताया गया, क्योंकि कल तक और आज दोपहर तक भी ये क्लियर नहीं था कि एक नाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे या नहीं। लेकिन 3:30 बजे के बाद जब उदय सामंत ने ये बयान दिया कि वो शपथ ले रहे हैं और राजभवन पहुंचे वो ऑफिशियल लेटर लेकर के एक नाथ शिंदे के लिए, तो उस समय ये बात क्लियर हो गई कि एक नाथ शिंदे आएंगे। बाद में उनकी मुलाकात भी अमित शाह से होने वाली थी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के। तो इस तरह से ये समारोह बहुत शानदार रहा। अगर हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो सिर्फ 21 साल के उम्र में बन गए थे पार्षद नागपुर में, और सिर्फ 27 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र के मेयर बने थे। उनका राजनीतिक सफर शानदार रहा है। उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, जो पार्षद थे। उनके निधन के बाद उस सीट पर नितिन गडकरी को जिताया गया था, जो कि एक ग्रेजुएशन कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाता था। तो इस तरह से उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान 2013 में संभाली थी, और 2014 में प्रचंड जीत के साथ भाजपा और शिवसेना ने जब अलग अलग चुनाव लड़ा था, भाजपा को 122 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना को 60 से थोड़ी ज्यादा सीट मिली थी। और इस तरह से प्रचंड बहुमत था। बाद में शिवसेना और बीजेपी ने चुनाव के बाद गठबंधन किया। 2019 में एक बार फिर से उन्होंने 3 दिनों के लिए, 72 घंटों के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें उनका साथ अजित पवार ने दिया था। और अजित पवार अपने चाचा से विद्रोह करके एनसीपी को तोड़ना चाहते थे, लेकिन उस समय शरद पवार की जो एक्सपीरियंस है वो काम आया, और वो अपने विधायकों को एकजुट रखने में कायम हुए, और मजबूरन देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। उसी समय लोकसभा के चुनाव में भाजपा को सफलता तो जबरदस्त मिली थी 2019 में, और 2019 में भाजपा को 105 सीटें मिली थी, जब शिवसेना के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। लेकिन शिवसेना के मुख्यमंत्री के जिद के कारण ये सरकार नहीं बन पाई, और बाद में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, जो कि विपरीत दलों से आते थे, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी। ये बेमेल गठबंधन था, जो कि ज्यादा नहीं चल सका। बाद में एक नाथ शिंदे ने विद्रोह किया, और उनको उम्मीद नहीं थी कि भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। सिर्फ 40 विधायकों के साथ वो पार्टी में आए थे, नई पार्टी बनाया तो उन्होंने, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सबको झटका देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और देवेंद्र फडणवीस पहले उप मुख्यमंत्री के लिए राजी नहीं थे, बाद में उनको नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह का फोन आया, उसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया, और ये बताया कि वो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, और पार्टी जो भी उनको कमान देगी वो उन्हें एक जिम्मेदारी से निभाएंगे। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 2.5 साल में एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार चलाया। लेकिन उप मुख्यमंत्री के बाद वो मुख्यमंत्री बनने वाले भी पहले नेता बन गए हैं, लेकिन चुनौतियों का अंबार उनके सामने है। शिवसेना को और एनसीपी को साधना भी उनमें एक
मुद्दा है। और हालांकि बहुमत तो उनके पास बहुत ऐसी, पर्सनली अगर देखा जाए तो 12 सीटें कम है बहुमत से, तो इसलिए बहुमत की कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इतने बड़े राज्य को संभालना भी एक चुनौती है, तो शायद देवेंद्र फडणवीस हर चुनौती का सामना, जैसे उन्होंने कहा कि वो आधुनिक अभिमन्यु हैं, हर चुनौती को पार करना वो जानते हैं और ये चुनौती भी पार करेंगे। इसी के साथ हम दूसरे खबर की ओर रुख करते हैं और हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में आज हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और कुल 11 मंत्रियों ने आज शपथ लिया, जिसमें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 और उसके बाद कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री बनाया गया है। इससे पहले हम बता दें कि कांग्रेस उप मुख्यमंत्री की मांग पर अड़ी थी। 81 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस के 16 जबकि जेएमएम के 34 विधायक हैं और आरजेडी के 4 विधायक हैं। लेकिन आज ये बात साफ हो गई कि 11 मंत्रियों के साथ कुल 12 लोग मंत्रिमंडल में झारखंड के। तो अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन को ईडी से भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे वो इस सरकार को चलाते हैं सफलतापूर्वक और झारखंड के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि पाकिस्तान आखिरकार हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी करने के लिए मान गया है। आज आईसीसी की बैठक होने वाली थी, जिसको कैंसिल करके 7 दिसंबर को यह बैठक कर दिया गया है। अभी आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन जय शाह हैं, जो भारत से बिलोंग करते हैं, और अब पाकिस्तान अब ये मान गया है कि भारत के सारे मैच यूएई में कराए जाएंगे और अगर वो भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो वो भी यूएई में होगा। वहीं दूसरी तरफ कल से एडिलेड में डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा ये, और जिसमें विराट कोहली घायल थे। अभी अपडेट हमें नहीं मिल पाया, लेकिन उम्मीद है कि यह मुकाबला दिलचस्प होगा। जिस तरह से भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी पर्थ में, उसको देखते हुए उम्मीद है कि ये पिंक बॉल क्रिकेट में भी और डे नाइट टेस्ट मैच में भी भारत अच्छा कमाल दिखाएगी। और अब बात करेंगे हम एक ऐसे मूवी की जिस मूवी ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा 2 की। मैं झुकेगा नहीं साला। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर जो है धड़ाम से अटैक किया है पुष्पा 2 ने और इसके सामने सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज रात तक हम आपको आंकड़े कलेक्ट कर रहे हैं कि हम बताएंगे, लेकिन पिछले जितने भी मूवी हैं, पठान, जवान, सबके रिकॉर्ड को पुष्पा 2 ने तोड़ दिया है। और इस तरह से अल्लू अर्जुन एक शानदार अभिनय के साथ 500 करोड़ में बजट में बना हुआ यह फिल्म है, 500 करोड़ की बजट में ये बना हुआ फिल्म है और इसके साथ स्मृति मंदाना भी है और दर्शकों का अपार समर्थन मिल रहा है क्योंकि ये कई भाषाओं में फिल्म रिलीज की गई है। तो जुड़े रहिए कुमार अभिषेक की खबर के साथ, जो आपको देता है हर अपडेट अनबायस्ड होकर और आपके लिए लाता है शानदार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए इतना ही।